हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में कोई दीदावर पैदा। दोस्तों, इस लाइन का तजुर्मा यह है कि बहुत सिंपल लोग इस भ्रम में होते हैं कि कोई उन्हें आए और उनके बारे में कुछ बोले, उनकी कुछ अच्छी चीज़ें बताएं, लेकिन शायद उन्हें लोग मिल नहीं पाते हैं। और इसी चीज़ को यदि रिलेट किया जाए तो एक लेखक जो होता है, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि मरने के बाद भी यदि अमर रहना चाहते हो, जिंदा रहना चाहते हो, तो कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद दुनिया याद करे, या कुछ ऐसा लिख जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद दुनिया उसको पढ़े। हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में तारीफ़ करना शायद मेरे लिए सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा। तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी कि इनसे ही इनके डिटेल्स के बारे में जाना जाए। जहाँ तक मैं बता रहा हूँ कि ये सर जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, और पुनीत सर ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मृत्युंजय। इस किताब में कहानियों को इस तरीके से उकेरा गया है कि आपको लगेगा कि ये आपके अपने घर की कहानी है, कहीं ना कहीं आपके साथ घटित होते हुए दिखाई दे रही है। और सही पूछिए दोस्तों, तो एक राइटर का यही कमाल होता है, जिस तरीके से वो लिखता है, लगता है कि हमारी अपनी ही कहानी है, कहीं हमारे आसपास की घटना से ली गई है। और इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एनालिसिस की ज़रूरत होती है। वंडरफुल क्रिटिकल एनालिटिक्स जो होते हैं वही इन सब चीज़ों को बहुत सहज शब्दों में लिखते हैं। तो पुनीत सर नमस्कार, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे टाइम दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, सबसे पहले कि आप अपनी जर्नी के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, और उसके बाद आपकी बुक जो एक ब्लॉकबस्टर बुक होगी, बेस्ट सेलिंग किताब होगी, ऐसा मेरा दिल कहता है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सर पहले आप अपने बारे में प्लीज़ थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। श्रीवास्तव जी, बहुत बड़ी भूमिका आपने बना दी है, ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ तक बुक की बात है, जब भी कोई लेखक कुछ लिखना चाहता है तो मेरे मन में भी कुछ था कि मैं क्या कुछ लिख सकता हूँ। तो लिखने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वो बात लिखूँ जो मेरे मन में है। अब एज ए प्रिंसिपल, एज ए टीचर, बहुत सारी चीज़ें हम सोसाइटी में देखते हैं, लोगों को बहुत नज़दीकी से, बच्चों को बहुत नज़दीकी से ऑब्जर्व करते हैं, और देन अकॉर्डिंगली हम स्ट्रेटजीज प्लान करते हैं जिससे बच्चों का डेवलपमेंट हो। एज ए स्टूडेंट जब हम लोग अपने स्कूल में थे तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने फील की, उनको हमने झेला भी। तो जब मैं टीचर बना तो मैंने सोचा कि शायद मैं अपने बच्चों को वो चीज़ें से झेलने ना दूं जो हम लोगों को फेस करनी पड़े। बुक का ख्याल इस तरह से आया कि मुझसे मिलने वाले जो लोग, आगरा में जब मैं 2011 में, क्योंकि इस स्कूल की शुरुआत 2011 में हुई है, मैं अपने आप को आज भी टीचर ही मानता हूँ, मैं प्रिंसिपल नहीं। मैं बच्चों का अपने आप को पिता मानता हूँ, मैं उनके लिए एक गुरु अपने आप को मानता हूँ, कि न कि एक एडमिनिस्ट्रेटर। यही मेरे अपने टीचर्स के साथ मेरा संबंध है कि मैं उनको एक अपना परिवार का हिस्सा मानता हूँ। तो बहुत सारे लोग जब स्कूल में आते थे, मिलते थे, तो ऐसी चर्चाएं होती थी। वो कहते थे, सर आप बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, क्यों नहीं आप किताब लिख लीजिए। तो मैंने कहा, किताब लिखना बहुत बड़ा काम होता है, शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें होती तो खराब डायरेक्शन में, इनको रिजल्ट बहुत अच्छे आ जाते हैं। कोरोना आया और ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज इसको आप कह सकते हैं कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर चुके थे। शायद मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि ऑनलाइन क्लास आगरा में नहीं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर्स है, आईटी फील्ड से हूँ। शायद आप ये कह सकते हैं कि पूरे भारत में सबसे पहले ऑनलाइन क्लास करने वाला अगर कोई स्कूल था तो जीडी गोयनका रहा होगा। वहाँ पर कोरोना टाइम में एक समय था चीज़ों को और नज़दीक से देखने का, समाज को नज़दीक से पढ़ने का, और एक समय भी मिल रहा था अपने आप को एनालिसिस करने का। वो समय आया कि किताब लिखी जाए। लेकिन इसके एक सूत्रधार थे अमर उजाला के पत्रकार हितेश जी। उनका फ़ोन मेरे पास आया, उन्होंने कहा कि सर मैं पहले भी आपको कई बार कह चुका हूँ, ये समय है अब बुक लिखिए, अब आप जो आपके विचार हैं, जो आपकी सोच है। तो हितेश जी को ये पूरा
क्रेडिट। बुक मैंने लिखी, एक दो स्टोरी। जब पहले मैं उसको एक मोटिवेशनल किताब लिखना चाहता था, लेकिन मेरे पास बहुत सारी मोटिवेशनल किताबें थी बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स की, तो मैं इनको पढ़ने के बाद मुझे फील होता था कि शायद ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, इनको जीवन में उतारना किसी बच्चे के लिए, इवन किसी बड़े के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है। और उनको पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन भी होता है कि ये जो अच्छी बातें हैं मेरे अंदर नहीं है और मैं इनको एक्वायर नहीं कर पा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन होता है। तो क्यों ना मैं एक ऐसी स्टोरी फॉर्म में बुक को लिखूं कि डिप्रेशन भी ना हो और हर रीडर उसमें कहीं अपने आप को ढूंढे। मैंने पहली जो स्टोरी लिखी, लिखने के बाद अगेन बहुत सारे ऐसे कलीग हैं मीडिया में जुड़े हुए, मैंने उनको भेजी, हितेश जी को भेजी, सिद्धार्थ जी अमर उजाला में उनको भेजी, हिंदुस्तान के प्रधान संपादक हैं मनोज परमार जी, उनको भेजी। और आप विश्वास करिए मेरे पास रिप्लाई आया था उनका। उन्होंने कहा कि शुरू की जो स्टोरी थी पढ़ने का मन तो नहीं था, लेकिन जब पढ़ना शुरू किया तो ऐसा लगा कि इसको पढ़ते रहो। तो जब ये मोटिवेशन मिलता है, हर किसी को मोटिवेशन चाहिए, बच्चों को भी चाहिए, बड़ों को भी चाहिए। जब ये मोटिवेशन मिलता है तो उस मोटिवेशन की वजह से आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर एक स्टोरी लिखने के बाद अगले पड़ाव में हमारे आगरा के जाने माने कवि हैं पवन आगरी जी, उनसे मेरी हमेशा बातचीत होती रहती है, अलग अलग मुद्दों पे बात होती रहती है। और कोविड टाइम में तो शायद हम 2-2 घंटे बात करते थे। मैंने उनसे भी कहा डरते डरते, क्योंकि वो खुद एक बड़े अच्छे कवि हैं, मुझे डर लगा कि मैं उनके सामने बात रखूं कि मैंने कुछ किताब लिखी है, कुछ कहानियां मैं लिख रहा हूं। तो वो इतना खुश हुए कि नहीं आप मुझे भेजो, मैं देखना चाहता हूं। उन्होंने पढ़ी और पढ़ने के बाद जो प्रतिक्रियाएं उनकी थी वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अंत में बात आई, किताबें तो आपने लिख ली, स्टोरी आपने लिख ली, प्रूफ रीडिंग, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, कोई ऐसी साहित्यिक कोई जो किताबें लिखते हैं, क्योंकि मेरी इच्छा ये थी कि जब मैं किताब लिखूं तो बहुत ज्यादा गरिष्ठ हिंदी ना हो। और सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये पहले मैंने इंग्लिश में लिखी थी, इसका नाम था एंड इज द बिगनिंग। बाद में जैसे पवन आगरी जी ने मुझे कहा, परमार साहब ने मुझे कहा, फिर मैंने इसको हिंदी में कन्वर्ट किया, जिसका नाम बाद में अंत ही शुरुआत और मृत्युंजय रखा गया। तो ये जो कहानियां थी, इन कहानियों को एक जब संग्रह बना, प्रूफ रीडिंग का बड़ा चैलेंज था कि किसके पास भेजी जाए। तो एक हमारे इसी कलम के सरदार आगरा में है, उनकी बेटी हमारे यहाँ इसी का बंसल, एक रिनाउंड राइटर थी, उसने भी काफ़ी बुक्स लिखी। तो उसके फादर को मैंने बुक भेजी और बुक जब उनके पास गई प्रूफ रीडिंग के लिए, तो जैसे जनरली एक सिस्टम होता है कि उनके पास काफ़ी इस तरह की बुक आती होंगी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि सर आप मुझे भेज दीजिए, मैं इसमें जो कमियां होंगी आपको बता दूंगा। एक हफ्ते बाद मैंने उनको फ़ोन करके पूछा कि ललित जी, कुमार ललित जी उनका नाम है, कुमार ललित जी मेरी बुक की क्या स्थिति है, कुछ कमियां आपको मिली? तो उन्होंने बोला कि सर क्योंकि आप मेरी बेटी के प्रिंसिपल हैं, इस नाते मैंने आपकी बुक तो ले ली है, लेकिन वास्तव में मुझे समय नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा सर मेरा निवेदन आपसे बस एक है, आप, मैं समझता हूँ आपके पास काफ़ी काम है, एक बार आप एक पेज पढ़ लें तो शायद उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें किस तरह की भाषा शैली मैंने यूज की। तो मेरे अनुरोध को उन्होंने स्वीकार किया। शाम की बात थी 7:30 बजे के आसपास, और 7:30 बजे जब ये बात हुई तो मेरे पास 1 घंटे बाद उनका फ़ोन आता है कि प्रिंसिपल सर आप सो तो नहीं गए? मैंने कहा नहीं, मैं जगा हूँ। कि सर क्या लिख दिया आपने? ये शब्द जो उन्होंने बोले, इतने बड़े कोई लेखक जब बात करता है कि सर आपने क्या लिख दिया ये, मैंने क्यों सर कुछ गलतियाँ ज़्यादा हैं क्या? बोले गलतियाँ ज़्यादा, मैं 70% से ज़्यादा बुक पढ़ चुका हूँ और मैं ये पूरी बुक पढ़ूंगा क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग है। तो सर आप इसको ये मान के चलिए, ये मैं पूरी प्रूफ रीडिंग करके आपको 1-2 दिन के अंदर दे दूंगा, आपने बड़ा शानदार काम किया है। तो मेरा मकसद आपको ये बताने का, मैंने बस ऐसे ही हल्का फुल्का लिखने की कोशिश की, लेकिन इसमें योगदान जो है, चाहे वो पवन आगरी जी का हो, हिंदुस्तान के प्रधान संपादक जो मनोज परमार जी का हो,
हितेश जी का हो, सिद्धार्थ जी, न जाने कितने मेरे स्कूल के स्टाफ मेंबर्स हैं जिनको मैं एक एक स्टोरी लिख के भेजता था कि वो पढ़ें, अपनी प्रतिक्रिया दें। हमारे क्रिकेट कोच है संतोष शर्मा, इंग्लिश की प्रूफ रीडिंग के लिए हम प्राची मैडम और मोनिका सहगल मैडम उनके पास में भेजता था कि आप देखिए कि कहाँ। लेकिन जिसको भी मैंने भेजा, मेरी बुक ज़्यादा लोगों ने पढ़ी है। अब प्रिंटिंग का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है आज तक के जो संपादक हैं हमारे आदरणीय पंकज शर्मा जी को। उन्होंने कहा मैं इसको प्रिंटिंग करानी चाहिए बुक, तो हम ऐसे ही क्यों पढ़ें इसको प्रिंटिंग होनी चाहिए। उन्होंने इनिशिएटिव लिया, पंकज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि बुक प्रिंट होने जा रही है। और ऐसी बात होते होते अब ये आप तक भी पहुंच गई है और आप भी बुक पढ़ चुके हैं। यस सर। तो अब आप सर ने एक अच्छे लीडर की ये पहचान होती है कि जब क्रेडिट देने की बात होती है तो सबको देता है क्रेडिट, और जब कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आती है तो अपने ऊपर ले लेता है। और ये चीज़ें आपकी बातचीत से मुझे अभी समझ में आया, तो ये अपने आप में सर काबिले तारीफ है। और बहुत लोगों का योगदान है आपकी किताब में। वो इस बात को इंगित करता है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो सर मैंने इस किताब को मैं भी यही कहूँगा कि मैं सॉफ्ट कॉपी जनरली नहीं पढ़ता हूँ। यूपीएससी में हम लोग बिंग यूपीएससी फैकल्टी में स्ट्रिक्टली अपने बच्चों को ही मना करता हूँ कि सॉफ्ट कॉपी मत पढ़िए आप। हार्ड कॉपी का जो ऑल्टरनेटिव है वो कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन मोबाइल से मैं आप लोगों को बता दूं, जो मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं, कि सर की किताब जब मैंने स्टार्ट की तो मोबाइल से ही, लैपटॉप से भी मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मोबाइल से ही मैं 1 गो में 3.5 आवर्स में कंप्लीट कर ली। उस किताब में पहला चैप्टर इन्होंने अंतिम सत्य के बारे में लिखा है। कहीं पे मैंने पढ़ा था, मैं सर से समझना चाहूँगा इस बात को, कि जन्म एक उत्सव है लेकिन मृत्यु एक महोत्सव है। मतलब कि जन्म लेना एक उत्सव हो सकता है, लेकिन किसी का मरना एक बहुत बड़ा उत्सव होगा। और कहीं ना कहीं इसी बात को बहुत सिंपल तरीके से, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि योर राइटिंग शुड बी रिटन इन सच अ मैनर दैट इवन अ लेमैन कैन अंडरस्टैंड, इस तरीके से सहज भाव से इन्होंने इस चीज़ को बताया है। इसके बारे में मैं सर आपसे समझना चाहूँगा कि किस तरीके से शमशान घाट और किसी डेथ को आपने रिलेट किया है। और सबसे बड़ा शांति का प्रतीक है यदि मैं अमन के कैरेक्टर को और गोपाल के कैरेक्टर को रिलेट करूं, तो किस तरीके से सर आप थोड़ा प्रकाश डालें उस पर। सर बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे लिए कैरेक्टर्स के नाम देना था, क्योंकि बीइंग ए प्रिंसिपल कोई ना कोई नाम आपके स्कूल में होता है और बहुत नामों के आसपास आप घूमते हो और उस नाम की एक छवि होती है। जो इस पूरी बुक का सूत्रधार है वो अमन मेरे साथ सुबह बैडमिंटन खेलते हैं। उनको मैंने ऑब्जर्व किया कि क्या अमन जैसी सोच, अमन एक लर्नर है, अमन सीखना चाहता है। तो मैंने अमन में वो बातें देखी कि हाँ, ये अमन से मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। गोपाल अंकल की जहाँ तक बात है, जितनी बातें मैंने अपनी पुस्तक में कही, अंतिम सत्य वो एक पहली कहानी है उसकी। गोपाल अंकल, मेरे अपने गुरुजी का नाम गोपाल है। अच्छा। उन्होंने मुझे पढ़ाया है। क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक की जो एजुकेशन, जो प्राथमिक एजुकेशन होती है, वो उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे मिली। वो जो बताते थे, स्ट्रिक्ट थे, फर्म थे बहुत ज़्यादा। उस समय भले ही हम उनको पसंद नहीं करते हो, लेकिन आज अब आप समझिए कि जब मैं कोई पहली किताब लिखने जा रहा हूँ, उसमें सबसे मेन कैरेक्टर किसी का है तो उनका है। ये उनको एक उनके लिए मेरे प्रति जो श्रद्धा है ये उसको दर्शाता है। और गुरुओं को ये समझना होगा कि अगर वो इतना बच्चों के प्रति ऑनेस्ट हैं, केयरिंग है, तो नेचुरली मुझ जैसे लाखों स्टूडेंट्स उनके प्रति समर्पित होंगे। तो अंतिम सत्य, मृत्यु और जन्म, उस स्टोरी को जब आप पढ़ते हैं तो ये लगता है कि ये निश्चित है, जन्म भी निश्चित है और मृत्यु भी निश्चित है। तो हम इसको कैसे लें? मैं एज ए प्रिंसिपल जब सुबह स्कूल में आता हूँ, आप भी अपने ऑफिस में जब जाते हैं, कभी ना कभी जीवन में ऐसी स्थिति आती है कि कर्म तो हमारे लिए प्रधान है, हमें कर्म करना है, लेकिन हम लोग सामाजिक प्राणी हैं। तो कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है समाज में, परिवार में, कि किसी की तबीयत खराब है, किसी के यहाँ से ट्रेजेडी हो गई है, तो हम लोग कंपेयर करके देखते हैं कि मेरी उपस्थिति वहाँ ज़्यादा जरूरी है कि यहाँ ज़्यादा जरूरी है। इवन मैं अगर आपको अपना एक उदाहरण बताऊँ,
2012 की बात है, और उसी स्थिति से रिलेट करके मैंने स्टोरी लिखी है। मेरे स्कूल में सेकेंड एनुअल डे था, शाम के समय एनुअल डे होता है जनरल स्कूल में। तो जब मैं स्कूल में एनुअल डे की हम तैयारी कर रहे थे, 5 बजे मेरे पास मेरे फादर का फ़ोन आया कि पुनीत, दादी जी एक्सपायर हो गई है, मेरी अपनी दादी जी। उनकी एज तो बहुत अच्छी थी, 105-106 साल के आसपास वो एक्सपायर हुई। लेकिन इसके कहने के बाद कि दादी जी एक्सपायर हो गई, मेरे फादर का दूसरा सेंटेंस जो बड़ा ही महत्वपूर्ण था, उन्होंने कहा कि आने की आवश्यकता नहीं है, आपके यहाँ एनुअल डे है, आप पहले उस पर ध्यान दीजिए। तो मेरा उनके रिप्लाई में एक शब्द, एकदम सेंटेंस मैंने कहा, लेकिन पिताजी लोग क्या कहेंगे, फूफा जी क्या कहेंगे, मामा जी क्या कहेंगे, ताऊ जी क्या कहेंगे। तो उन्होंने बस सारी बातें इस चीज़ को कहकर ख़त्म कर दी कि देखो दादी जी को तो जाना है, जहाँ तक लोग कहने की बात है, अगर आप यहाँ आ जाओगे तो आपके स्कूल के जो पेरेंट्स हैं वो लोग कहेंगे, और वहाँ रहोगे तो यहाँ के लोग कहेंगे। आपको ये देखना है कि कौन सा काम सबसे पहले जरूरी है। मौत को हम नहीं रोक सकते, लेकिन उस वजह से हम अपने कार्यों को भी साइडलाइन नहीं कर सकते। छोटी छोटी बातें हैं, प्रायोरिटीज देखनी होती है जीवन में। तो उस कहानी का मकसद भी यही है कि अमन एक कैरेक्टर है जो ऐसी स्थिति में फंसा होता है कि जिसको ऑफिस भी जाना है, और वो अपने मोहल्ले में कुछ ऐसी ट्रेजेडी को देख रहा होता है कि वो उस पेशों से बंधा होता है कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं ऑफिस में जाकर के आज वो काम करूँ, या जब मेरे नेबर के साथ ट्रेजेडी हो गई मैं वहाँ रहूँ। तो उसी संशय को मैंने उस कहानी को बताने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच सर। एक और चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा कि इसमें जो अमन का किरदार है, उसमें एक ऐसा वाक़या होता है कि उनके घर में किसी की डेथ हो जाती है, 3 लोगों की डेथ हो जाती है सर, और उस समय वो अपने ऑफिस में इन्फॉर्म करते हैं कि मैं नहीं आ सकता हूँ, और उनके बॉस बहुत गुस्से में हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या आज के ग्राउंड रियलिटी से रिलेट करता है क्या? क्योंकि एक साइड भावना थी, एक साइड व्यवसाय था, तो इन दोनों में एक सामंजस्य मुझे दिखा नहीं। तो इस पे आपकी क्या राय है सर? क्योंकि मैं ये समझना चाहूँगा सर आपसे कि बॉस सही थे या अमन सही थे? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि बॉस भी गलत थे। परिस्थितियाँ आपको, अगर अमन उनके नेबर नहीं होते तो अमन के मन में भी ये इस तरह के इमोशंस नहीं होते। दूरियां, मैं अगर आपको ये बताऊं कि भगवान राम ऐसे थे, कृष्ण भगवान ऐसे थे, बताना और उस कालखंड में होना, दोनों का फर्क है। जो लोग कृष्ण भगवान की उस मूर्ति में इतना आकर्षण फील करते हैं, तो समझिए जो लोग उनके आसपास रहते होंगे तभी तो गोपियां पागल हो जाती थी। बिल्कुल। तो उस परिस्थिति में, उस दुख की परिस्थिति में जो होता है, एज ए बॉस, एज ए प्रिंसिपल, या एज ए, जैसे आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, तो आप उस दुख को फील नहीं कर सकते। और दुख की एक रिश्ते और डिस्टेंस के साथ साथ उसके इमोशंस का लेवल घटता जाता है। जी, मेरे किसी खास व्यक्ति को दुख है तो मुझे नेचुरल सी बात है, ज्यादा दुख है, वो आपके उतने खास नहीं है। आपके लिए वो, जैसे हम अखबार पढ़ते हैं, सुबह की अखबार पढ़ते हैं, तो उसमें लिखता है कि एक ट्रक से टक्कर होने के बाद 3 लोगों की मौत, तो उसे पढ़ने के बाद ये होता है कि गलत हुआ। लेकिन यही अगर आपके कहीं आसपास हो तो गलत नहीं, बहुत गलत हुआ, ये कैसे हुआ, कब जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, कौन थे। लेकिन वे अगर व्यक्ति आपके नोन हो, जिनको आप जानते हो, तो आप वहां पहुंचते हो। और भगवान ना करे कभी ऐसा हो, अगर ये व्यक्ति आपके परिवार के हो, तो फिर आप बिजनेस नहीं देखते, फिर आप काम नहीं देखते, फिर आप नौकरी नहीं देखते, फिर आप ये नहीं देखते कितना नुकसान है। तो ये दुख डिपेंड करता है कि आप उस दुख से कितने दूर हैं। अगर वो बॉस अमन की तरह ही उसी कॉलोनी में होते तो शायद वो भी उसको परेशान नहीं करते। बिल्कुल। तो ये मेरी सोच है। थैंक यू सर, इतना इस तरीके से क्रिस्टल क्लियर करने के लिए सारे कॉन्सेप्ट्स को। एक चैप्टर और है जिसका शीर्षक है कि पापा से पापी तक। इसमें मैं ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि इंग्लिश में एक लाइन है कि इफ यू आर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर यू आर नॉट इन्फॉर्म्ड, बट इफ यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर यू आर मिस इन्फॉर्म्ड। यदि आप न्यूज़पेपर नहीं रीड कर रहे हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, लेकिन गलती से यदि आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सर, आज के डेट में सर आपकी समझ से
ये लाइन कितनी प्रासंगिक है और मीडिया जो प्रिंट की बात करें या इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, कैसे हमारे सेंटिमेंट को चेंज करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। बड़ा ही एक बात आपने अच्छी कही कि कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो सोशल मीडिया की हो, मीडिया की हो, या प्रिंट मीडिया की हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हो, इवन हम भी जिस माध्यम से, हमारा एक एक शब्द, हमारी एक एक बात बहुत चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सकती है। वो गाइड भी कर सकती है, मिसगाइड भी कर सकती है। बिल्कुल। लेकिन कानून ऐसा है, अगर कानून में बदलाव हो तो मुझे लगता, मैं मीडिया की गलती इसमें नहीं मानता। जैसे आज मेरे साथ कोई हादसा होगा तो मैं, नेचुरल सी बात है, पुलिस स्टेशन में जाऊंगा, उसकी रिपोर्ट करूंगा। तो अखबार में जो खबर आती है वो ये आती है कि ABC के ऊपर आरोप है कि उन्होंने ये काम किया है। लेकिन पढ़ने वाले लोग आरोप नहीं पढ़ते हैं, सीधा कहते उन्होंने ये काम किया है। आरोपित होना, एक्यूज्ड होना और कन्विक्शन होना, दोनों में फर्क है। yes. हमारे यहाँ इंडिया में किसी को आप एक्यूज कर सकते हैं। तो एक मीडिया में क्या है कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, कि किसी को आप जब थाने में जाते हैं तो वहाँ थाने में जाने के बाद कोई ना कोई एक्यूज होगा, बट थाने में जाने के बाद, पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वहाँ कन्विक्शंस नहीं होते, वहाँ डिसीजंस नहीं होते, डिसीजंस होते कोर्ट में। और इंडिया में प्रॉब्लम है ड्यू टू नंबर ऑफ क्राइम कि कन्विक्शंस और रिजल्ट आने में सालों लग जाते हैं। जब तक कोई व्यक्ति बेगुनाह साबित होता है तब तक वो बहुत कुछ खो चुका होता है। उसके पीछे जो पापा से पापी तक, ये मैं अभी अपने सब दर्शकों को बताना चाहता हूँ, एक सत्य कथा है, एक सत्य कहानी है, मेरे साथ ही घटी थी। मैं जब टीचर था तो मैं ये जो पापा से पापी तक की कहानी है, ये सत्य कथा है और मैं कहीं ना कहीं इस कथा में हूँ। मैंने पात्र वहाँ पर चेंज किए। ये अलीगढ़ की बात है, मैं जहाँ पर पढ़ाता था तो हम लोग रूम लेकर रहते थे। तो एक डॉक्टर साहब का वो मकान था, तो मैं बैठा हुआ, उनका जो अखबार आया था, हम लोग उतना तब तक स्ट्रगलिंग लाइफ थी हमारी, उतना नहीं कमा रहे थे, तो अखबार भी हम जो होता था अपना नहीं मंगाते थे, जो ओनर का आता था उसी का अखबार पढ़ते थे। तो मैं अखबार पढ़ रहा था तो उस पर एक हेडलाइन लिखी हुई थी, कलयुगी बाप की नज़रों से बेटी हल्का। तो एकदम उसे पढ़ने के बाद मैं एकदम ऐसा ही मेरे मन से निकला, ऐसे लोगों को तो गोली मार देनी चाहिए, ऐसे पिताओं को तो गोली मार देनी चाहिए। तो जब मैं पढ़ ही रहा था तो अचानक वो जो जनरली एक कल्चर होता है, जिनका अखबार होता है, वो लेने आते हैं। तो उन्होंने कहा सर पढ़ लीजिए, मैं बाद में पढ़ लूँगा। मैंने कहा नहीं सर, आप ये अखबार ले लीजिए, लेकिन ये ऐसे तुम्हें क्या हुआ? मैंने कहा देखिए कैसी खबर अखबार में आई है कि कोई ऐसे। तो बोले अच्छा अखबार में आ गई है? तो उन्हें जिस तरीके से अखबार में आ गई है, मैंने कहा आपने पढ़ लिया क्या अखबार? बोले मैंने अखबार नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये। मैंने कहा सर अगर आप जानते तो ऐसे लोगों को चौराहे पकड़ के गोली मार देनी चाहिए। तो बोले पुलिस सर आप उसको क्या गोली मारेंगे, वो तो खुद एक जिंदा लाश है। तो ये सब बातें आप उसमें जब आप पढ़ेंगे स्टोरी में, तो एक पिता की उसमें एक व्यथा को बताया गया है। और जो हमारे समाज में ये सब चीज़ें आज हो रही हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं जब बुक को पढ़ते हैं तो आप फील करते हैं कि क्या मैं इसमें बेटा हूँ, क्या मैं डॉक्टर हूँ, क्या अमन हूँ, मैं क्या गोपाल हूँ। तो कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर को फाइंड आउट करते हैं। सही कहा सर आपने। कहते हैं कि पिता का दर्द समझे हैं पिता होकर। इसी से मिलता जुलता मेरा एक और क्वेश्चन है, इसी चैप्टर से रिलेटेड सर, जिसमें विंस्टन चर्चिल का एक स्टेटमेंट है कि आई हैव टेकन मोर गुड्स फ्रॉम अल्कोहल देन अल्कोहल हैज टेकन फ्रॉम मी। इसका मतलब ये हुआ कि जिंदगी में बहुत सारी नेगेटिव चीजें आई लाइफ में, लेकिन मैंने उस एडवर्सिटी को हमेशा अपॉर्चुनिटी में कनेक्ट किया। हाँ, हिंदी में लाइन है कि पिता का दर्द समझे हैं पिता होकर। और इसी में एक क्वेश्चन है सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा फिर दोबारा कि विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि आई हैव टेकन मोर गुड्स फ्रॉम अल्कोहल देन अल्कोहल हैज़ टेकन फ्रॉम मी। मतलब कि उस एडवर्स कंडीशन को भी उन्होंने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। गोपाल और डॉक्टर महेंद्र की बात करें तो गोपाल के पास सब कुछ खोने के बाद भी जीवन जीने का एक बहुत बड़ा मकसद था, और डॉक्टर महेंद्र की बात करें तो सब कुछ होने के बाद भी
जैसा कि आपकी किताबों में लिखा है, वर्ड टू वर्ड नहीं, मैं लेटर टू लेटर बोल रहा हूँ, जिंदा लाश बन गए थे। तो सर कहाँ किसकी गलती है और किस तरीके से सोसाइटी जा रही है, कहाँ जा रही है, आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं सर, और किस तरीके से इसको रिफॉर्म किया जाए, ये यदि बता पाएँ तो जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं डेफिनेटली उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा सिल्वर लाइनिंग इससे मिलेगा। जी सर। सर बेसिकली जब मैं बुक लिख रहा था तो मुझे एक चीज़ मेरे जहन में थी, ज़रूरी नहीं जो मैं बात कहूँ वो 100% ठीक ही हो, क्योंकि मैं बात में बिलीव करता हूँ कि कोई भी बात, कोई भी लॉजिक, कोई भी रूल हर सिचुएशन में हर व्यक्ति के लिए सही नहीं हो सकता। हो सकता है कि अगर झूठ बोलना या सच बोलना सही है, झूठ बोलना गलत है, बट ज़रूरी नहीं हर सिचुएशन में ये सही ही हो। कहीं कहीं सच बोलने से हो सकता है कि आप किसी का जीवन ही चला जाए, हो सकता है कहीं झूठ बोलने से भी किसी का जीवन बच जाए। तो मेरा मकसद ये है उस बुक के माध्यम से, उस स्टोरी के माध्यम से, कि जैसे आपने कहा कि महेंद्र और गोपाल अंकल वो जिस समस्या से गुजर रहे थे, गोपाल अंकल अपने बच्चों को खो चुके थे, महेंद्र जी एक ऐसे ब्लेम को लेकर जी रहे थे कि शायद कोई भी पिता ऐसे ब्लेम को सोचकर भी जिंदा लाश ही बन जाएगा। समाधान क्या है? समाधान उस कहानी में भी ये बताया गया है कि जो आजकल की अपब्रिंगिंग है, अपब्रिंगिंग क्या है, हम जनरली कह देते हैं कि संस्कार मेरा अपना मानना है एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल, जो मैंने अभी तक फील किया। मैं भी किसी का पुत्र हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, और मैं तो इतने सारे बच्चों का यहाँ पर देखता हूँ कि लर्निंग जो होती है क्लास 7th के बाद और मैक्सिमम 8th के बाद, या अगर हम भी, मेरे कैमरामैन जो सामने बैठे हुए हैं और आप या मैं, आज हम अगर इस चीज़ को महसूस करें, आज हम जो भी कुछ हैं, अच्छे हैं तो, एवरेज हैं तो, शिक्षित है तो, अशिक्षित है तो, एक अच्छे राइटर हैं तो, या जो भी कुछ आज हम हैं, उसमें हमारा रोल है। हमने ये तय किया कि मुझे अपना जीवन ऐसे जीना है, मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे झूठ बोलना है, मुझे ड्रिंक नहीं करनी है, नहीं। हमारे पेरेंट्स का इसमें कोई रोल नहीं है। पेरेंट्स की लर्निंग और टीचिंग का जो टाइम था वो हम लोगों ने क्लास 7th 8th के बाद लॉक कर दिया था। उसकी बाद जो लर्निंग हुई वो हमारी सेल्फ लर्निंग है। कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को क्लास 6 7th के बाद तक गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वो टीनेज जब आती है, वो हार्मोन जब बॉडी में आते हैं, तो बच्चा खुद सीखना चाहता है। उन एक्सपीरियंसेस को, उन टीचिंग को जो पेरेंट देना चाहते हैं वो इधर से सुनते, इधर से निकाल देते हैं। तो पेरेंट्स की मैं इसमें कोई गलती नहीं मानता कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हो जिसने कोई क्राइम किया है, और एक किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हो जिसने क्राइम नहीं किया है, आप इतिहास में उठाकर देख सकते हैं, एक ही पिता है। आप देखिए जो रावण और विभीषण, एक ऐसे विभीषण जो भगवान राम को उसी के राज्य में रहते हुए उनकी आराधना करते, रावण उसी राज्य में रहते जो राम के दुश्मन है, ठीक है। तो उनके पिता तो एक ही थे, तो दोनों की सोच अलग अलग है। ऐसे अगर आप कुंती को देखें, कुंती में तो अकेले ही अपने बच्चों को पाला है। अर्जुन एक ही गुरु के शिष्य थे, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव, लेकिन अर्जुन ने वो धनुर्विद्या सीखने का प्रण लिया कि मुझे धनुर्विद्या सीखनी है। युधिष्ठिर ने कहा नहीं, मुझे शास्त्र सीखना है, मुझे धनुर्विद्या नहीं सीखनी है। भीम ने कहा मुझे गदा, और सहदेव ने कहा कि मुझे एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो साइंस मुझे सीखनी है। तो सबका अपना अपना एक संस्कार है, और वो संस्कार कोई किसी को नहीं दे सकता, वो संस्कार हम लेते हैं। बिल्कुल। एक ही फैमिली में बच्चा ऐसा हो सकता है कि वो सुबह शाम पूजा पाठ करता हो, एक ही फैमिली में बच्चा पूजा पाठ नहीं करता हो। तो इसमें पेरेंट्स का रोल सीमित है। बिल्कुल। तो उस कहानी में जो आप पूछना चाह रहे हैं कि आज की जो सिचुएशन है कि क्यों ऐसा हो रहा है, महेंद्र जी भी चाहते थे कि वो चीज़ उनको झेलनी ना पड़े, लेकिन जो संस्कार है, संस्कार क्या हुआ फाइनली, फिर संस्कार को हम कैसे परिभाषित करें? संस्कार हुआ बेसिकली माहौल। और मैंने अपनी बुक में भी ये बताया कि अगर मेरे मोहल्ले में जब बच्चे थे
सब बच्चे क्रिकेट खेलते थे। जब सब बच्चे क्रिकेट खेलते तो मुझे फुटबॉल का ख्याल आएगा ही नहीं। और अगर मुझे फुटबॉल मिल भी जाएगी तो मैं अकेला फुटबॉल कैसे खेलूं? मैं कहां से 8 प्लेयर और लेकर के आऊं जो मेरे साथ फुटबॉल खेले? क्योंकि सब क्रिकेट ही खेलते हैं, तो ना चाहते हुए मेरे पास कोई चॉइस नहीं, मुझे क्रिकेट ही खेलना है। अब क्योंकि समाज में सब कुछ वैसा ही हो रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा हो, चाहे वो रील्स के माध्यम से हो रहा हो, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो रहा हो, तो जो बच्चा अपने आप को उनको बचाना भी चाहता है वो बचा नहीं पाता है। तो ये संस्कार हुआ कि अब हमें अच्छा संस्कार देना है, तो आप देश चेंज नहीं कर सकते, आप अपना शहर चेंज नहीं कर सकते। तो ये बड़ी लड़ाई है। इस बड़ी लड़ाई को जो मैंने अपनी बुक में लिखा, ये 2 वर्सेस 98% की लड़ाई है। 2 मीन्स मम्मी पापा और गुरु और ताऊ जी और चाचा जी, तो वे लोग 2% हैं। 98% सब बचे हुए लोग हैं। अगर वो 98% लोग किसी सूर्य को चंद्रमा कह रहे हैं और ये 2% लोग सूर्य को सूर्य कह रहे हैं, तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि ज़्यादा लोग कह रहे हैं इसको चंद्रमा है और ये 2 लोग कह रहे हैं कि ये सूर्य है। तो उस स्थिति में बच्चा ये देखता है कि ज़्यादा किसको लोग कह रहे हैं और वो उनके साथ चल जाता है। यही संस्कार वो बच्चा अपना बना लेता है। तो मैं इसमें पेरेंट की कोई गलती नहीं मानता ना। पेरेंट्स हाँ ज़रूर है, क्योंकि आप मैंने बुक में भी सॉल्यूशन दिया है। समस्याओं को उजागर करके छोड़ना मेरा मकसद नहीं था कि हम क्या कर सकते हैं। बस इतना हम कर सकते हैं कि क्या आप इस 2% को बढ़ा सकते हैं? क्या इस 2% को बढ़ा के 20% पर लेकर आ सकते हैं? कैसे? संयुक्त परिवार की वजह से। जो कंबाइंड फैमिली है, अगर आप देखें, ऐसा नहीं कि पहले राम राज्य था, ऐसा नहीं कि अब घोर कलयुग है। स्थिति पहले भी बहुत अच्छी नहीं थी, बट इतनी खराब नहीं थी। एक पिता होने के नाते, एक माता होने के नाते आपके पास कुछ सपोर्टिंग हैंड होते थे। ताऊ जी थे, चाचा जी थे, बड़े ताऊ जी थे, छोटे ताऊ, इतना भरपूर परिवार होता था। तो कहीं ना कहीं बच्चा अगर वो पापा से नहीं समझ रहा है तो ताऊ जी से समझ जाएगा, ताऊ जी से नहीं समझेगा तो बड़े ताऊ जी से समझ जाएगा, किसी से नहीं समझ रहा है तो कम से कम अपने पड़ोसी से समझ जाएगा, और किसी से भी नहीं समझे तो अपने गुरु से समझ जाएगा। आज के समाज में ना बच्चे के पास गुरु है, ना उसके पास ताऊ जी हैं, ना उसके पास बाबा जी है, ना दादाजी है। हम लोगों ने उन रिश्तों को ख़त्म इस तरीके से किया है कि गुरु की हिम्मत नहीं किसी बच्चे को वो आंखों में आंखें डालकर कोई बात कह सके। क्यों? उसको डर है। ताऊ जी को पहले तो परिवार अब बचे ही नहीं। ताऊ जी अगर है भी तो परिवारों में आपसी प्रेम नहीं है। तो कोई ताऊ जी या कोई बड़े ताऊ जी या बाबा जी अपने बच्चों को, अपने बेटे के बच्चे को कुछ कहने से पहले हजारों बार सोचते हैं। तो इस वजह से ये 2% और 98% की लड़ाई में 98% जीत रहा है। तो संयुक्त परिवार इसका समाधान हो सकता है। और आज की डेट में अगर संयुक्त परिवार नहीं है तो हम आर्टिफिशियल संयुक्त परिवार बनाएं। हम अपने टीचर्स को वो हिम्मत दें और कहें, जैसे पहले लोग कहते थे कि ये बच्चा आपको समर्पित है, ये बच्चा आपको समर्पित है और आप इसको कुछ बना के दिखाइए, हम हर डिसीजन में आपके साथ हैं। लेकिन सॉरी टू से, हो सकता है मेरे व्यूअर्स इससे थोड़ा सा बात से इत्तेफाक भी रखें। जब बच्चे को कुछ पेरेंट्स, कुछ की बात मैं कर रहा हूँ, ये कहते हैं कि आपके टीचर आपसे कुछ कहें तो मुझे आके बताना, तो बात यहाँ खत्म हो जाती है। जबकि होना उल्टा चाहिए कि वो बच्चे से ये कहें कि अगर आपके टीचर ने हमसे कुछ कहा तो हम आपकी नहीं सुनेंगे, हम उन्हीं की सुनेंगे। तो ये रिलेशनशिप जब बनेगी और जो आर्टिफिशियल संयुक्त परिवार हम बनाएंगे मोहल्ले में, पड़ोस में। सर पहले आपने भी देखा होगा कि आपके आसपास के जो लोग होते थे उनको ये अधिकार होता था, वो आपको रोक के पूछ सकते थे कि आपने ये क्यों किया। आज की डेट में, आज के समय में, आज के कालखंड में कोई किसी के बच्चे को कुछ कर भी रहा होता है तो उसको पूछता नहीं है। क्यों? अगर आपने पूछ लिया तो सब बातें आप ही के पास आ जाएंगी। तो ये एक वजह है। और इन्हीं चीज़ों से अकेला बच्चा गलत संस्कार ग्रहण कर रहा है। आई होप मैं उन चीज़ों तक पहुंच पाया। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत इन डेप्थ एनालिसिस आपने किया है रावण और विभीषण का। कहते हैं कि 2 फूल साथ साथ खिले, किस्मत जुदा जुदा है, एक चल रहा है कब्र पे, एक ताज पे खिला है। तो ये पूरा का पूरा अपब्रिंगिंग का हिसाब किताब है सर। और मुझे लगता है कि आपने जिस तरीके से इनपुट्स रखे हैं हमारे व्यूअर्स के सामने, यदि आपने उसको
90% या 80% भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की तो शायद 2047 जो मोदी जी लाल किले के प्राचीर से बोले कि हम डेवलप्ड नेशन बनाएंगे, उसकी तरफ हम जरूर अग्रसर होंगे। मेरा दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि गोपी से गोपाल तक उसके आगे का चैप्टर है, जिसमें महात्मा गांधी ने भी ये कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। एक गांव से, एक रूरल इंडिया से एक लड़का आता है, काफ़ी ईमानदारी से, काफ़ी हार्ड वर्किंग एटीट्यूड से उसने सफलता की उस ऊंचाइयों को, उस पिनाकल को अचीव किया जिसकी बहुत लोगों ने कल्पना किया लेकिन उन्होंने अचीव नहीं किया। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं सर कि क्या ये सच में आज के डेट में भी ईमानदारी, इथिक्स, मोरल वैल्यूज़, हार्ड वर्क आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना बहुत पहले था, प्राचीन समय में था? क्योंकि इसमें तो उसी चीज़ को उकेरा गया है कि किस तरीके से वो बहुत सारी एडवर्सिटी को झेलते हुए अब अपने रास्ते पे आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ऑनेस्ट थे वो हमेशा। ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी को उन्होंने हमेशा फॉलो अप किया। तो उस पे सर कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएं कि उस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, और आपने मतलब बहुत अच्छे तरीके से उसका चरित्र चित्रण किया है सर। ऐसे बहुत सारे लोग आपके आसपास होंगे जरूर जो बहुत मेहनत के बाद गोपी से गोपाल, भोलू से भोलेनाथ और ऐसे बहुत सारे नाम हम समाज में देखते हैं। ऐसे भी देखते हैं कि गोपाल से गोपी भी हो जाते हैं। यस यस, ठीक है। तो ये सब आपके अपने, जो आपने कहा कि ऑनेस्टी, अगर ऑनेस्टी आपने सुना था जब हम पढ़ते थे ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। यस, ऑनेस्टी कभी पॉलिसी नहीं हो सकती। ऑनेस्टी इज ऑनेस्टी इन एवरी सिचुएशन। मुझे किसी के 1 रुपया मिल जाता है तो मैं पूछ रहा हूँ कि किसका है, और 100 रुपीज़ नहीं तो मेरे पॉकेट में है। सो इफ इट इज अ पॉलिसी, पॉलिसी इज लाइक दैट। क्या पॉलिसी, बट ऑनेस्टी इन एवरी सिचुएशन, वेदर इट इज 1 रुपीज़ और 1000 रुपीज़, आई हैव टू आस्क हु इज द ऑनर ऑफ दिस मनी। तो अगर उस लेवल, जहाँ तक आपने कहा कि सत्य परेशान तो होता है, ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, सत्य परेशान होता है लेकिन एक दिन जीतता है। परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता। पराजित नहीं हो सकता। गोपी से गोपाल ये समाज में या स्कूल में या बिजनेस में, मैंने उसको अपनी बुक में उदाहरण से भी बताया है कि जो स्ट्रगल है, चैलेंजेस हैं लाइफ में। आप ये देखिए कि अगर कोई बच्चा स्विमिंग सीखना चाहता है, और मैं उदाहरण आपको यही अपने, आपको शायद पता होगा कि दीपक चाहर इत्तेफाक से इसी स्कूल का क्रिकेट एकेडमी में यहाँ से सीखा है दीपक चाहर ने, और बहुत नज़दीक से, क्योंकि बीइंग ए प्रिंसिपल डेली मिलना देखना, तो मैं एक चीज़ नोट करता था कि दीपक को हमेशा बड़े बच्चों के साथ खिलाते थे चाहर साहब। और जो बैट्समैन होते थे, दीपक अभी 12 साल का है और 18 साल के बच्चे बैटिंग कर रहे हैं, तो कोई दीपक को छक्के मार रहा है, कोई चौके मार रहा है। और ऐसा ही मैंने देखा वो लड़कियों को भी लड़कों के साथ खिलाते थे। अच्छा। गर्ल्स को। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि चार साहब ये बताइए कि देखिए, आई एम लाइफ लॉन्ग लर्नर, मैं सीखता रहता हूँ, कुछ आपसे सीखा, कुछ हर किसी से सीखता हूँ। साहब बताइए आप गर्ल्स और बॉयज़ में गर्ल्स को क्यों मिक्स कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो, एक लड़की थी जो आज मैं व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ, रमा कुशवाहा, जो अंडर 19 की वाइस कैप्टन है, वो यहीं की बच्ची है। अभी कुछ दिन पहले ही उसको वाइस कैप्टन बनाया गया, यही वो लड़की थी, और आज उनकी बात सत्य साबित हो गई। और ऐसी कितनी लड़कियाँ ऐसी हैं। हमारे यहाँ की एक लड़की है कुहू शर्मा, जो बैडमिंटन की प्लेयर है और अभी अंडर 14 में खेलती है। अभी रिसेंटली लखनऊ में अंडर 14 में भी वो गोल्ड मेडल लेकर के आई, और अंडर 17 हायर में भी जाकर के वो एज ग्रुप में गोल्ड मेडल लेकर के आई है और नेशनल्स के लिए क्वालिफाई किया है। लेकिन वजह वही है सबके पीछे कि जब कोई लड़की लड़कों के साथ खेलेगी तो नेचुरल सी बात है, फिजिकल एबिलिटीज़ में अगर देखें थोड़ा सा एक एज बॉयज़ को होता है। तो जब ये गर्ल किसी बॉयज़ के साथ नेचुरली खेलेगी, तो जब ये गर्ल्स के साथ खेलेगी, कंपटीशन इसका रहा है बॉयज़ के साथ में, तो जब गर्ल्स के साथ खेलेगी तो उसके जो उसने तैयारी की है, बॉयज़ के साथ तैयारी की है, तो गर्ल्स के सामने नेचुरली बेटर होगी। इसी तरीके से जब दीपक भी बॉलिंग करते थे बड़े बच्चों को, तो जब वो यहाँ डोमेस्टिक में
अब बड़े बच्चों के साथ बैटिंग कर रहे हैं, बड़े बच्चों को बॉलिंग कर रहे हैं, तो जब वो इंटरनेशनल लेवल पर गए तो उनके साथ कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। उन्हें अच्छे प्लेयर मिले, बट वो अपने से बड़े बच्चों के साथ खेल रहे थे तो उनको उसका फायदा मिला, मैच्योरिटी लेवल का भी फर्क आया। तो जो गोपी से गोपाल कहानी है, गाँव की जो मैं बात करता हूँ, गाँव क्या है? गाँव है अभाव, मजबूरियाँ। गांव का मतलब ये नहीं कि हम किसी गांव की बात कर रहे हैं, गांव दिल्ली में भी हो सकता है, गांव शहर में भी हो सकता है, जहाँ मजबूरियाँ हैं। वो मजबूरियाँ आपके पैसे की हो सकती हैं, वो आपके खाने की हो सकती है, वो शिक्षा की हो सकती है। आप देखिए, जब आप कभी किसी रोड पर जाते हैं और चौराहे पर देखते हैं तो वहाँ कुछ लड़के बैलून बेच रहे होते हैं, या कभी स्लम में आप जाइए और मिलिए किसी 8 साल के बच्चे से, उसका मेंटल लेवल देखिए सर आप, उसका जो मेंटल लेवल होता है वो किसी भी एक ऐसे बच्चे के जो 12 साल का बच्चा अच्छी फैमिली में है, बहुत एक कंडीसिव एनवायरनमेंट उसको मिला है, दोनों के मेंटल लेवल में आपको फ़र्क दिखाई देगा। तो ये फ़र्क क्यों है? एक्सपोजर जरूर इसको कम होगा, लेकिन जो मेंटल स्टेबिलिटी है, जो मेंटल स्ट्रेंथ है इस बच्चे के पास, वो उस बच्चे के पास कभी नहीं हो सकती, क्योंकि इसने उन चैलेंजेस को झेला है। एक बच्चा नदी के विपरीत प्रैक्टिस करता है और स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है। जब आप नदी के विपरीत प्रैक्टिस करते हो तो आपको हो सकता है कि दूरी इतनी ही मिले, लेकिन जो स्ट्रेंथ मिलेगी वो उतनी मिलेगी। बिल्कुल। जब आप कंपटीशन में जाओगे तो जब कंपटीशन में जाओगे तो जो बच्चे स्विमिंग पूल में आप जंप करेंगे तो बच्चे स्विमिंग पूल की प्रैक्टिस करके आए हैं और आपने जो प्रैक्टिस की है वो दिशाओं के, नदियों के बहाव के विपरीत की है। तो आपके लिए सिचुएशन तो बड़ी कंडीसिव होगी और आप वहाँ विनर होंगे। तो गोपी से गोपाल की कहानी भी यही है कि जो बच्चे अभाव में रहते हैं, अभाव एक अभिशाप नहीं है, एक आशीर्वाद है। तो जिन लोगों को अभाव, और ये हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं अपनी फैमिलीज में, अपने परिवार में, कि जिन लोगों को आप भी उनमें से हैं, मैं जितना आपको जान पाया, आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं, कि अगर ये अभाव नहीं होता तो आप तो होते, बट यहाँ होते इसकी कोई गारंटी नहीं। बिल्कुल। तो अभाव आज के समय में, खासकर आज के समय में, एक आशीर्वाद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग जो कंडीसिव माहौल में रहते हैं वो अच्छा नहीं करते, वो भी अच्छा करते हैं, बशर्ते वो फील करें कि जो चीज़ हमें अच्छी मिली है ये यूज करने के लिए, मिसयूज करने के लिए नहीं है। तो उनका जो आगे बढ़ने का रास्ता है वो उसको आसान करने के लिए है। अगर एक बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है, मैं दीपक का ही एग्जांपल देता हूँ, दीपक चाहर का। दीपक चाहर क्योंकि न्यू बॉल बॉलर है, उसको नई बॉल से बॉलिंग करनी होती है, तो नई बॉल 5 to 6 आवर्स तक ही नहीं रहती है, क्योंकि स्विंग बॉलर है तो उसको नई बॉल चाहिए। और कोकोबरा की बॉल को अगर आप कोर्स देखें 2000 के आसपास से ज़्यादा एक बॉल आती है, 5-6 ओवर के बाद बॉल खराब हो जाती है। अब ये एक बच्चा है, एक छोटे से एक एयरफोर्स के एक वर्कर का कितनी सैलरी होगी उनकी, उन्होंने उस सैलरी में उसको बॉल खरीद करके अरेंज की, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, तब जाके दीपक तैयार हुआ। लेकिन अगर दीपक चाहर के पिता एक बहुत बड़े पैसे वाले होते तो ये जर्नी उनकी आसान हो जाती। क्यों? वो बॉल अभी अगर 100 खरीद रहे थे महीने में, वो 200 खरीद सकते थे, क्योंकि पैसे की कमी नहीं थी। तो अगर दीपक घर में है और पेरेंट्स के पास कंडीसिव एनवायरनमेंट है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, तो दीपक जैसे बच्चों को उन स्थितियों को यूज करना चाहिए, ना कि मिसयूज। तो मिसयूज करेंगे तो नेचुरल सी बात है, दीपक तो बुझ ही जाएगा। बिल्कुल। तो शायद मैं, आप जो गोपी से गोपाल तक की कहानी आप पढ़ेंगे, तो जो मेरे व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं पढ़ेंगे, तो कुछ ना कुछ इंसाइट्स आपको उसमें मिलेगी कि कैसे जो चैलेंजेस है लाइफ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ताकि आप भविष्य में जब किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें आप फर्स्ट पायदान पर आएँ। थैंक यू सर। इससे भी बहुत ज़्यादा हमारे व्यूअर्स को सीखने को मिलेगा कि ज़िंदगी में यदि एडवर्सिटी है किसी न किसी चीज़ की, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, और बाद में पता चलेगा आपको कि शायद ये एडवर्सिटी आपके लाइफ के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, इनफैक्ट जिसको एनईपी में होलिस्टिक डेवलपमेंट भी कहा गया है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। सर से मैं अब एक सबसे इसेंशियल क्वेश्चन जो मैं बचपन से जानना चाहता था और आज भी शायद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे आज तक नहीं मिला है, वो पूछना चाहूँगा। इसको रिलेट करता हूँ मैं कि हमारा देश जो है इंडिया, वो 4 स्तंभ पे खड़ा है। एक जुडिशरी है, एक एग्जीक्यूटिव है, एक लेजिस्लेटिव है और
एक हमारा मीडिया है, मीडिया के सर भी बैठे हुए हैं, बहुत डायनेमिक आदमी है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम निकाला और आए यहाँ पे। इसी तरीके से किसी स्कूल के, जैसा कि सर ने अपनी बुक में लिखा है कि जिस तरीके से हमारा देश 4 स्तंभ पे खड़ा है ना, इस 4 में से कोई एक भी पिलर प्लस माइनस हुआ तो हो सकता है कि पूरा बिल्डिंग डिमोलिश हो जाएगा। सिमिलरली स्कूल्स की बात करें तो सर ने लिखा है कि स्टूडेंट्स, टीचर्स, मैनेजमेंट एंड ऑनर ऑफ द स्कूल, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। सर मुझे करेक्ट करिएगा यदि मैं गलत हूं तो ये 4 लोगों के बीच में सामंजस्य रहना बहुत जरूरी है किसी भी स्कूल को बहुत अच्छे तरीके से चलाने के लिए। तो मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है सर कि एक अच्छे स्कूल की डिफिनीशन क्या है, एक अच्छे टीचर्स की डिफिनीशन क्या है, और शायद अज्ञातवास में मैं आज भी घूम रहा हूं इन्हीं दोनों प्रश्नों को लेके। ये वास्तव में मेरे लिए भी डिफिकल्ट था इसको लिखना कि एक अच्छा स्कूल क्या है। अच्छा स्कूल तो वो भी है जिससे मैं पढ़ा हूँ, अच्छा स्कूल वो भी जिससे आप पढ़े हैं जी। लेकिन जब हम एक बड़े स्कूल की बात करते हैं, अब जैसे मैंने दीपक चाहर का एग्जांपल दिया कि दीपक चाहर अगर उनके फादर अच्छी पैसे फाइनेंशियली स्ट्रांग होते तो दीपक की जो प्रैक्टिस थी और बेटर हो सकती थी और उतना स्ट्रेस फादर पे नहीं आता। और उन चैलेंजेस को पूरा इंडिया जानता है, डिफरेंट सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता लगा है कि कैसे उनके फादर ने VRS लिया, अपना जीवन उसके लिए झोंक दिया। तो अगर कोई बच्चा सरकारी स्कूल से, छोटे स्कूल से आता है तो वही चैलेंजेस उसके वहाँ बढ़ जाते हैं। हम जैसे स्कूलों में जहाँ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी मिलती हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कि जब हम लोग पढ़ते थे पूरे स्कूल में एक स्पोर्ट्स टीचर होते थे जी। वो एक स्पोर्ट्स टीचर, जब आप उनसे बोलो कि हमें क्रिकेट आज खिला दीजिए तो बोलते थे बेटा फुटबॉल ले जाओ। जब हम बोलते थे कि सर आज फुटबॉल का मन है, बोलते थे फुटबॉल तो है ही नहीं, आज आप ऐसे ही खेलो। आप ऐसे ही क्या खेलें। और किसी दिन आपका मन है, आपके टीचर ही नहीं है स्कूल में, कभी ग्राउंड में घास है, कभी पत्थर है, तो उन स्थितियों में किसी भी बच्चे का आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम जैसे स्कूल में आप अंदाज़ा लगाइए जो बच्चा यहाँ पढ़ रहा है वो कितना प्रिविलेज्ड है। 23 टीचर्स हैं स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ में, जहाँ हम लोग जैसे कि स्कूलों में और भी स्कूल में 1 या 2 टीचर्स होते हैं। 23 टीचर्स राइफल शूटिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्विमिंग, TT, बैडमिंटन, हॉर्स राइडिंग भी हमारे यहाँ थी, हमने अभी बंद किया क्योंकि उसमें रिस्क था। यस। जितने भी गेम हैं फैसिलिटी नहीं, विद कोच है। जब 30 स्टूडेंट्स क्लास से बाहर आते हैं और 30 स्टूडेंट जब क्लास से बाहर आने के बाद देखते हैं कि 23 टीचर्स बाहर खड़े हुए हैं, तो 2 फायदे होते हैं। एक तो 1-to-1 कोचिंग, 1-to-1 कोचिंग के साथ में everyone is basically attended nicely. Yes. Did you notice, honestly, I want to ask a Yes, question sir. Yes, sir. Definitely. from definitely. you now. You were saying, sir, it is a very disciplined school. This school is a disciplined school. The core reason is basically the teacher and student ratio. It is not the GD Goenka. The system which we have in the GD Goenka. It is not the Puneet Vasist. It is not any management. It is not any other, if you want to mention anything. It is just the system which we have. These systems make, this school very disciplined. क्राउड कहीं भी होगा, क्राउड मेंटालिटी हम भी बात करते हैं। आप तो लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाए, IAS बने, PCS बने, तो उनको भी ट्रेंड किया जाता है कि क्राउड से अगर आप डील कर रहे हो, इवन दे आर इंटेलेक्चुअल्स, क्राउड अगर इंटेलेक्चुअल्स भी हैं तो कैसे बिहेव करेंगे मुझे शब्द यूज नहीं करना है। बिल्कुल। और अगर वो इलिटरेट भी हैं और भीड़ में नहीं, आप उनको डील कर सकते हैं, आप उनको गाइड कर सकते हैं। तो सेम स्कूलों में सबसे बड़ा काम है बच्चों को मैनेज करना। स्कूल का काम नहीं है कि बच्चे सुबह स्कूल में आ गए, आपने 5-6 घंटे 7 घंटे स्कूल में रोका और फिर उनको सुरक्षित घर भेज दिया। दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। बट स्कूल इज नॉट meant for all these. School is meant, we have to train, we have to guide each and every individual in the school, because every child is important for parent. For us it may be a roll number 1, roll number 1000, roll number something, but for a parent, he or she is the only choice, only hope. Keeping this point in the mind,
स्टाफ मैटर्स अलॉट। तो जीडी गोयनका का जो सिस्टम है वो यही है कि हर एक बच्चे को एड्रेस किया जाए, उसकी नीड्स को वर्क किया जाए। तो अच्छे स्कूल की डेफिनेशन क्या? अच्छे स्कूल की डेफिनेशन अच्छी बिल्डिंग नहीं है, अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ आप 2 फैसिलिटीज़ कम रखो बट कोच रखो, क्योंकि अगर गुरु शिष्य परंपरा को आप पहले देखते हैं, अगर आप और हमारे इतिहास में जाते हैं तो बच्चे जो राजाओं के बच्चे होते थे वो गुरु के साथ उस राज्य में रह के शिक्षा नहीं लेते, जंगल में जाके शिक्षा लेते थे जहाँ सुविधाएं कम होती थी। तो सुविधाएं नहीं, और ये भी रूल था कि उस गुरुकुल में भी सीमित संख्या होती थी। तो सीमित संख्या क्लास में, सीमित संख्या स्कूल में, हर बच्चे को यहाँ तो लेके नहीं जाएगी इसकी गारंटी कि हर बच्चा टॉप पर होगा, बट वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में होगा, ये गारंटी है, क्योंकि इससे बच्चे को एड्रेस किया जा सकता है। आपके पास ऑप्शन, अब क्लास में से 30 बच्चे, हर बच्चा IQ वाइज अगर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, हो सकता है वो EQ वाइज स्ट्रॉन्ग हो सकता है वो SQ वाइज स्ट्रॉन्ग हो। तो उन सेक्शन ऑफ ब्रेन में, उन सेक्शन ऑफ पर्सनालिटीज़ में टीचर्स के पास टाइम तो हो कि उनको गाइड कर सके। इफ़ समबडी इज़ गुड इन ऑडिटिंग स्किल्स, अभी आपने देखा होगा ये हम लोग इस सेटअप में बैठे हुए गैप रूम, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वे to give the children a talent, yes, just to nurture their talent. दुनिया में सबसे बड़ा स्किल जिसको मैं मानता हूँ वो है कम्युनिकेशन, बारीक हिंदी और इंग्लिश और पंजाबी और उड़िया और मलयालम, किसी भी भाषा में। और वो कब सिखाया जाएगा? अभी CBSE ने भी और NEP के माध्यम से, बिकॉज आई एम ए ट्रेनर ऑफ NEP भी ये कहता है कि अगर लैंग्वेज सिखाना है उसकी एक सर्टेन एज है। अब सपोज हम और आप लोग, अगर माई कैमरामैन और एवरीवन वी गो टू रशिया टुडे फॉर 6 months and we take a one child who is just 5 year or 4 year old along with us, after 6 months there will not be a 1% change in communication as far as the language is concerned. We'll still remain the Indians, we'll still remain the Hindi medium person and the Hindi language orators. We will not be able to learn the Russian language. But this child who is just 4 year old, he will be able to speak Russian easily. Because there is a time for everything. तो लैंग्वेज के ऊपर जो काम, जो अच्छे स्कूल की आपने बात की, अच्छे स्कूल के लिए मैनेजमेंट जो मैंने लिखा है, टीचर्स इंक्लूड द प्रिंसिपल, टीचर्स, पेरेंट एंड स्टूडेंट, ये 4 स्टेक होल्डर हैं। एक भी कमजोर है, एक भी गिव अप करता है, like management is very sincere, management has given a good school, good infra, and the teachers are not sincere. Teachers include everything starting from gate to the principal. अगर मैनेजमेंट सिंसियर है, मैनेजमेंट अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है आपको, पेरेंट्स और टीचर सिंसियर है, बच्चा सिंसियर नहीं है, तो रिजल्ट विल नॉट कम। बच्चा सिंसियर है, पेरेंट भी सिंसियर है, टीचर सिंसियर है, तो रिजल्ट विल नॉट कम। एनी स्टेक होल्डर जो गिव अप कर देगा तो डिजायर रिजल्ट्स नहीं आएंगे। जहाँ तक जीनियस की बात है, इस पॉपुलेशन के अंदर 2% children are genius, 98 like we all, and we all are doing fairly good. We thanks to God कि हमें समय ट्रेनिंग मिल गई कि हम इस लेवल तक आज पहुँचे। तो जो जीनियस है, they don't need any school, they don't need a सरकारी school, they don't even need any kind of school, even then they will grow. But the 98% is a big number. They need a school where their needs should be addressed. तो उसके अकॉर्डिंग जो बच्चा अच्छा स्कूल में बोलता हूँ कि जहाँ फैसिलिटीज़ भले ही कम हों, अच्छे टीचर्स हों, उनकी सोच अच्छी हो, उनको बच्चों से मोहब्बत हो, बच्चों से उनका इमोशनल बॉन्ड हो। सर, एक जो यूपी के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, संदीप नाम है उनका, उनसे 2 दिन पहले, शायद 2-3 दिन पहले सर, आपका एक कोई सेमिनार था, वहाँ पे आप गए और कहा जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे ग्रेट, सो कॉल्ड ग्रेट लोग बैठे थे। सो कॉल्ड के एक्चुअली में जिन्होंने एजुकेशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था, वहाँ पे बुलाया गया और वहाँ पे सर को भी बुलाया गया और पूरे स्टेज से वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर ये कहते हैं कि आप मेरे गुरु हैं और आपकी वजह से ही मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो सर, उस अनुभव को मैं शायद महसूस कर पा रहा हूँ, लेकिन आप अपने शब्दों में बताएंगे तो आई थिंक ज़्यादा इमोशंस बाहर आएंगे और इससे
जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त इंस्पिरेशन आएगा कि एक टीचर और एक स्टूडेंट का बॉन्डिंग कितना ज़बरदस्त है और एक मतलब कितना कितना बड़ा काम कर सकता है यदि इसको सही से नर्चर किया जाए इस रिलेशनशिप को। तो सर देखिए, ये वास्तव में मेरे लिए भी मेरे जीवन में जो मुझे सम्मान मिला है अलग अलग प्लेटफॉर्म से तो काफ़ी मिले, शायद इससे बड़ा सम्मान किसी गुरु के लिए नहीं हो सकता कि आपका शिष्य किसी स्तर पर हो। आप जैसे न जाने कितने टीचर्स ने उनको पढ़ाया होगा ग्रेजुएशन लेवल पर, डिग्री लेवल पर, 10th में, 6th, 7th, 8th में, और मैं 14 ईयर्स के बाद उनसे मिल रहा था। वो जब स्टेज पर आए, स्टेज पे आने के बाद उन्होंने स्टेज पर बैठते ही उन्होंने पहचान लिया मुझे, तो सबसे बड़ी खुशी की बात थी। ग्रेटनेस मैं उनकी बोलूँगा, क्योंकि देखिए जब आदमी किसी पद पर पहुँच जाता है, बहुत आगे चला जाता है, तो पीछे भूलता चला जाता है, उसको आगे ही आगे बढ़ना होता है। लेकिन आई एम रियली थैंकफुल और आई अप्रिशिएट संदीप कुमार सिंह, राज्य शिक्षा मंत्री, जो मेरे स्टूडेंट हैं, कि उन्होंने पहचाना और मुझे ऐसे नमस्ते किया। तो एक बड़ा अजीब सा माहौल था मेरे लिए, स्थिति थी, मैंने भी ऐसे करके वेरी गुड ऐसे करके उनका अभिवादन स्वीकार किया। तो वहाँ जो लोग बैठे हुए थे मंच पर, ऑफिसर्स लोग, उनके दिमाग में था कि हो क्या रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगा शायद कि आज मुझे दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है। क्योंकि 14 ईयर्स के बाद अगर आपको कोई, हम उनके सामने क्या है, एक शिक्षक क्या होता है। अगर आप गुरु द्रोण की परंपरा को आगे लेकर चल रहे हैं कि जो अर्जुन को सब जानते हैं, अश्वत्थामा को लोग नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति, क्योंकि एक डिवाइन वर्क है, टीचिंग एक डिवाइन वर्क है, टीचिंग एक काम नहीं है, ये दैविक काम है। तो जब उस दैविक काम को करते हो, तो दैविक काम को करते समय आपको इन चीज़ों को जरूर आत्मसात करना है कि एक दिन आएगा, अगर आप उस दिव्य रूप से उस काम को कर रहे हो, कि कोई अर्जुन अपने गुरु द्रोण का सम्मान करेगा। तो जब मुझे स्टेज पे बुलाया तो मेरे पास तो शब्द नहीं थे, और अभी भी मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ कि ऐसे लाखों बच्चे हम और आप पढ़ा रहे हैं, अलग अलग, आप भी पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, तो उनमें से कुछ बच्चे जरूर किसी स्तर तक पहुँचते हैं, और जब वो पहुँचते हैं, अगर आपका उनका साथ ईमानदारी का रहा हो, आपका उनका एसोसिएशन ऑनेस्टी का रहा हो, तो आपको भूलते नहीं। तो आई एम रियली सरप्राइज रादर, और अमेज था, और आज तक भी, और इन मेमोरीज को मैं अपने पास रखना चाहता हूँ। कोई भी इस बात पे मुझे बात करता तो मुझे अच्छा लगता है कि क्योंकि यही आपकी कमाई है। आपके पास कुछ भी हो जाए, लेकिन एक गुरु होने के नाते, जैसे मेरे गुरुजी जो हैं गोपाल जी, वो अभी शायद 80 की एज में होंगे, और जब मेरी बुक आएगी और जब मैं बुक उनको दूंगा, मुझे ये 100% श्योरिटी है कि अभी उनकी जो कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जब वो ये पढ़ेंगे कि उनका शिष्य आया है, उनको बुक देने आया, और उसमें उनका कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर उसका नाम गोपाल है, वो अगले 5 साल और जिएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो ये एक अध्यापक चाहता है अपने बच्चों से, मैं क्या दे सकता हूँ उनको, बस एक प्यार, जो उन्होंने मुझे सिखाया। आज मैं जो भी कुछ हूँ, जिस भी स्थिति में हूँ, अच्छा हूँ, कम अच्छा हूँ या ज़्यादा अच्छा हूँ, केवल और केवल अपने गुरुओं की वजह से। और जब आप एज ए स्टूडेंट उनको कुछ देते हो, तो शायद इससे बड़ा पुरस्कार, इससे बड़ा प्यार वो शायद अपने बच्चों से पाकर भी खुश नहीं होंगे जितना हम जैसे स्टूडेंट से पाकर खुश होते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद आप ये जानना चाहते थे जो मैंने आपको बताया। इट्स रियली प्राउड एंड इमोशनल मोमेंट फॉर मी। आप सर, बिल्कुल मैं यही जानना चाहता था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें भी उतनी ही खुशी हुई होगी और उतना ही इंस्पिरेशन मिला होगा जितना मुझे मिल रहा है इस आंसर को सुनने के बाद। लास्ट में सर आपसे मेरा आखिरी क्वेश्चन यही है, और काफ़ी बड़ा पॉडकास्ट हमारा हो गया है। हाँ, तो मुझे लगता है कि इसको अब आप पूछिए। आप बिल्कुल आप, मुझे लगता है कि एक गालिब का शेर है कि जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। तो इससे पहले कि हमारे व्यूअर्स सो जाएं, मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। एक्चुअली सर आप इतना अच्छा बता रहे हैं कि मुझे लगता है कि यदि 10 घंटे भी मैं आपका इंटरव्यू करूं तो बहुत सारे इनपुट्स मुझे लगेंगे कि अभी भी कम रह गए हैं।
तो ये आपकी महानता है सर। फिर भी मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछना चाहता हूँ, इनफैक्ट ये बहुत बड़ी त्रासदी है आज के डेट में। इसको 4 लाइन से इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों हैं इंसान खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। शाबाश। और गलत फहमियों ने पैदा कर दी दोनों में दूरियां, वरना फितरत का बुरा तू भी नहीं मैं भी नहीं। क्या बात, बहुत शानदार। आज के डेट में सर रिलेशनशिप पे आपने बहुत अच्छी बात लिखी है, और मेरे हिसाब से लगता है कि वो लाइन सभी लोगों के लिए एक नज़ीर साबित होगी इफ़ इट इज़ टेकन इन द राइट पर्सपेक्टिव। ये एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी गलती एक्सेप्ट करते हुए एक बहू से माफ़ी मांगते हैं, और उसके बाद एक ऐसा रिलेशन जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा था और एक बहुत बड़ा वीसीएस ट्रैप में अमन फंसते जा रहा था, लेकिन उसको एक चुटकी में गोपाल अंकल ने सॉल्व कर दिया। तो ये आज के डेट में बड़ी समस्या है सर। आज कॉर्पोरेट लाइफ में आप जाके देखिए, आप गवर्नमेंट जॉब्स में भी ऐसा ही कुछ चीज़ें हैं, और दिस इज़ वेरी मच प्रीवैलेंट इन ईच एंड एवरी स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी, चाहे वो रिच फैमिली की हो या मीडियम क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की, दोनों में बन नहीं रही है, वाइफ एंड हस्बैंड में नहीं बन रही है बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स। तो इस पे सर आपका क्या फीडबैक है? और जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, खास करके पेरेंट्स की बात मैं कर रहा हूँ, जिनका आपस में नहीं बनता है या किसी बात को लेके फ्रिक्शन या कॉन्फ्लिक्ट जैसी कंडीशन आती है, तो उसमें सर आपका कुछ संजीवनी बूटी चाहिए जिससे हो सकता है कि सोसाइटी एक बार फिर से रिफॉर्म हो जाए। क्योंकि ऑलरेडी पॉडकास्ट बहुत बड़ा हो गया है, और आपने जो स्टोरी की बात की है, जीवन धूप छाओ। यस सर। तो परिवारों में प्रॉब्लम्स हैं, परिवारों में चैलेंजेस हैं, परिवार में इश्यूज हैं, और उन सब के पीछे जो भी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस किया था, संयुक्त परिवार का। देखिए, आप अकेले हस्बैंड वाइफ, आपका बेटा बेटी, आज 2-3 लोग एक ही रूम में एक जेल में रहते हों, तो सगे भाई बहन भी अगर आप साथ में रहते तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जी। तो जिस लड़की के साथ आपकी शादी होती है, जो लड़की आपके यहाँ बहू बन के आती है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट तो वहाँ भी होंगे। जब आपके ब्लड के साथ हो सकते हैं तो दूसरा ब्लड जो आया है वहाँ तो होने। यस। लेकिन यहाँ ईगो होती है दोनों के बीच में, वहाँ ईगो नहीं होती। बहन आती है, कभी भी भाई को चांटा मार सकती है, भाई आके बहन से झगड़ा कर सकता है, फिर एक दूसरे को सॉरी बोल लेते हैं, फिर सुलझ जाते हैं, अगले ही पल गुस्सा, अगले ही पल प्यार, जो हस्बैंड वाइफ में उतना देखने को नहीं मिलता। लेकिन जब वो संयुक्त परिवार में होते हैं, एक इन चीज़ों से, क्योंकि इनिशियल जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो पहले 1-2 सालों में आ चुकी होती है, अब वो टाइम धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो प्रॉब्लम्स समय के साथ एक दूसरे को समझना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि शादी के 10-10 साल बाद भी प्रॉब्लम्स आती हैं, 12-12 साल, 15-15 साल की प्रॉब्लम्स आती हैं, बट कहीं ना कहीं फैमिली में बच्चे होते हैं, एक मैच्योरिटी दोनों में आती है, लड़के में भी आती है, लड़की में भी आती है, और फिर वो फ्यूचर को देखना शुरू कर देते हैं कि इस काम के करने से क्या हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मैच्योरिटी की एक एज है। मैच्योरिटी हाइट बढ़ने से नहीं आती, मैच्योरिटी पैसा कमाने से नहीं आती, मैच्योरिटी तो जीवन में एक वर्ड है, धक्के खाने से आती है। मैच्योरिटी गिर कर उठने में आती है। मैच्योरिटी स्टिमुलेशन से नहीं आएगी, मैच्योरिटी वर्चुअल चीज़ों को समझने से नहीं आएगी, मैच्योरिटी किताबें पढ़ने से नहीं आएगी। जब तक हम उसमें डीप डाइव नहीं करेंगे, जब तक खुद उसमें जा कर के नहीं अपने आप को डालेंगे, तब तक मैच्योरिटी नहीं आती। और बस इतना ज़रूर है, जो मेरे व्यूवर्स को मैं हमेशा कहता हूँ, बच्चों से भी कहता हूँ, जैसे मैंने कहा कि सब कुछ खुद करके मत सीखो। सारी गलतियाँ खुद ही करते रहोगे और दूसरे से नहीं सीखोगे तो आपकी जीवन तो दूसरों के लिए प्रैक्टिकल लैब होगा। आपका अपना जीवन आपके लायक नहीं बचेगा। आप इतना चीज़ों को करके, गलत करके वापस आओगे, गलत करके वापस आओगे, तो आपका जीवन दूसरों के लिए नज़ीर होगा, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना है, सब गलतियां खुद नहीं करनी है, जो दूसरों ने की है उनसे ज़रूर सीख लें, जिससे आप एक प्रैक्टिकल लैब दूसरों की ना बने, अपने जीवन में जीने की कला को सीख लें। तो इन शब्दों के साथ मुझे लगता है कि अब हमें अपने व्यूवर्स को भी थैंक यू बोलना चाहिए, और मैं आपको भी थैंक यू बोलता हूं और आपका भी धन्यवाद देता हूं कि जिस तरीके से जो चीज़ आप मुझसे पूछना चाह रहे थे मैंने कोशिश की, और एक डिस्क्लेमर भी और एक विनम्र हम्बल निवेदन भी, अगर कोई बात, ये जो बातें मैंने की है, ज़रूरी नहीं कि आप उसको उसी तरह से लीजिए, ज़रूरी नहीं कि वो सत्य ही हों,
आपके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग मेरी सोच वो है। हो सकता है अगर वो आपका जीवन बदल सकती है, हो सकता है वो आप में 1% का परिवर्तन ला सकती है, तो आप उसको आत्मसात करिए, करके देखिए, करके एटलीस्ट इसलिए देखिए कि हो सकता है कुछ परिवर्तन पॉजिटिव आ जाए, नहीं आए तो छोड़ दीजिए, करने में क्या जाता है। तो आप सभी से एक बार फिर से आपका भी थैंक यू सर, कैमरामैन टीम का, आप सभी भाइयों का, सभी टीचर्स का, सभी पेरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर्स तो सुनेंगे और उनकी लाइफ चेंज होगी, लेकिन मेरी लाइफ तो अभी ही बहुत ज़्यादा चेंज हो गई जिस तरीके से आपने चीज़ों को बताया है। और स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि सूरज को दिया दिखाना मेरे वश की बात नहीं है, अभी भी मैं उसी वाक्य पे कायम हूँ। और आपको 4 पंक्तियाँ अपने तहे दिल से समर्पित करना चाहता हूँ सर, कि आपके लिए, पुनीत सर आपके लिए, कि बात करनी है बात कौन करे, दर्द से 2-2 हाथ कौन करे। बात करनी है बात कौन करे, दर्द से 2-2 हाथ कौन करे, और जिंदगी भर की कमाई तो तुम थे। ये सीधे पुनीत सर के लिए है कि जिंदगी भर की कमाई तो तुम थे, इससे अधिक जकात कौन करे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आई एम रियली फीलिंग एलिवेटेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।